ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 31 संकल्प शक्ति और भावना का धनी युग निर्माण परिवार। नवसृजन का कार्यक्षेत्र विश्व है। देश, जाति, लिंग आदि के भी भेदों से ऊंचे उठकर समस्त विश्व को एकता एवं आत्मीयता के सूत्र में बांधना है। उन समस्त अवरोधों को पार करना है जो स्नेह, सहयोग एवं शालीनता के मार्ग में अड़चन उत्पन्न करते हैं। समस्त उत्पादनों पर ध्यान दिया जाना है जो सामाजिक आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। इस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि समस्या छोटी नहीं है। विशेषतः उनके लिए तो अग्नि परीक्षा के सदृश हैं जिन्हें इस भारी उत्तरदायित्व को वहन करना है। इस सार्वभौम अभियान को कितने भूखंडों में आलोक वितरण करना है, इसकी जानकारी इस रूप में और करनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 1981 में 147 सदस्य थे। उनके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे देश थे जो अपनी वैश्विक दबाव के अंतर्गत रहने, सीमा साधन छोटे हों जैसे कारणों से अभी सदस्य नहीं बन सके। अगले दिनों इनकी संख्या बढ़ेगी ही। इन देशों में रहने वाले मनुष्य समुदाय की संख्या नवीनतम उपलब्ध जानकारियों के अनुसार 410 करोड़ हैं। जिस गति से यह बढ़ रही है उससे अनुमान है कि आगामी 20 वर्षों में यह 6.5 अरब के लगभग हो जाएगी। इस संभावना को प्रामाणिक मानने के लिए पिछले उत्पादन पर ध्यान देना होगा। 1850 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी। 1930 में यह 2 अरब हो गई। 1960 में यह 3 अरब हो गई। अब 20 वर्षों में ही यह 4 अरब से ऊपर जा पहुंची है। यह चक्रवृद्धि गुणनफल है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 क्रम में संतानोत्पादन बढ़ता है। इस आधार पर अब से 20 वर्ष बाद यह संख्या 7 अरब से भी अधिक हो जाने की संभावना है। 1850 से 1980 तक 130 वर्षों में संख्या 4 गुनी हुई। इसी क्रम से 2000 तक इस संख्या के 7 अरब तक जा पहुंचने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। युग निर्माण योजना अभी तो अपने शैशव काल में है। उसे किशोर बनने में 10 वर्ष लगेंगे। प्रौढ़ता तक पहुंचते पहुंचते 2000 में इसे 7 अरब मनुष्यों की मनस्थिति और परिस्थिति में कायाकल्प जैसा परिवर्तन लाने का उत्तरदायित्व संभालना होगा। एक रूपता और समस्वरता के रहते एक प्रकार का कार्यक्रम बन सकता है, किंतु विभाजन कितना अधिक होगा और उन टुकड़ों के जितने स्तर होंगे उनकी समस्याओं और परिस्थितियों में भिन्नता रहेगी और उन घटकों का सुधार परिवर्तन
उसी अनुपात से कठिन होता चला जाएगा। शरीर रचना एवं भौतिक प्रकृति के अनुसार संसार में 3 ही प्रमुख जातियां हैं, काकेशियन, निग्राइड एवं मंगोलियन, किंतु इनमें से प्रत्येक की कई कई उपजातियां हैं। काकेशियनों में 12, निग्राइडों में 9 एवं मंगोलियनों में 15 वर्ग हैं। भारतीय कॉकेशियन वर्ग में आते हैं। इन भारतीयों में छोटी बड़ी जातियों की संख्या 2000 के लगभग है। यदि इन्हें सवर्णों और असवर्णों में विभक्त किया जा सके तो एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग कहलाने वाला है। उनमें परिगणित जातियों की जनसंख्या 6 करोड़ 45 लाख तथा कबीलों की संख्या 2 करोड़ 92 लाख है। ये दोनों वर्ग मिलकर कुछ समय पहले 1978 मध्य तक 9.5 करोड़ थे। अब उनकी संख्या कहीं अधिक होगी। भारत की कुल जनसंख्या 67 करोड़ 20 लाख 1980 तक है। यह अमेरिका, रूस और जापान की सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है। भारत तक ही नवसृजन की गतिविधियां सीमित रही होती तो भी एक बात थी। अब जब वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य पूरा करना है तो जन समुदाय के एक भी क्षेत्र और एक भी वर्ग को आलोक अनुदान से वंचित नहीं रखा जा सकता है। विभाजन जातियों और देशों के रूप में ही नहीं, धर्म संप्रदायों के रूप में भी हो रहा है। इन मान्यताओं और परंपराओं ने अपने बाड़े इस प्रकार तैयार कर रखे हैं कि एक का अभ्यस्त दूसरे वर्ग वाले को छोटा ही नहीं, शत्रु, पतित और काफिर भी मानता है। इन विग्रहों के रहते एक समस्त का दर्शन कैसे गले उतारा जाए, यह करने वाले को ही विदित हो सकता है कि इन विभेदों से प्रगति की गतिशीलता में कितनी कठिनाई उत्पन्न होती है। धर्म संप्रदायों की, उनके अधिष्ठाता देवताओं की प्रकृति तथा पूजाओं में कितना अंतर है। इस पर दृष्टिपात करने से यह सोचने में भारी असमंजस होता है कि इस असहयोग को सहयोग में किस प्रकार परिणत किया जाए। प्रमुख धर्मों में हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, कन्फ्यूशियस तथा ताओ, इन 8 के नाम आते हैं। अफ्रीका, अमेरिका तथा संसार में अन्य पाए जाने वाले आदिवासियों के धर्म इनके अतिरिक्त हैं। इन सभी के अनुयायी कट्टरता की दृष्टि से किसी से पीछे नहीं। सभी की एक रट है, जो उनका सो सच्चा, जो दूसरों का सो झूठा। ऐसी दशा में समन्वय, एकीकरण तो दूर, गुण दोषों पर विचार विनिमय करने तक का रास्ता बंद हो जाता है। विभेदों का अंत नहीं। संस्कृतियों की तरह शासन पद्धतियां भी अनेक हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जड़ जमाए बैठी हैं। उनके अनुयायी अपनी सीमाओं और परंपराओं को ही महत्व देते हैं और उसी का मूर्धन्य मानते हैं। भाषाओं की भिन्नता इनसे भी जटिल है। एक क्षेत्र का निवासी कुछ ही दूर जाने पर भाषा भेद के कारण गूंगा बहरा हो जाता है। न अपनी बात समझा पाता है, न दूसरों की बात समझ सकता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त 5 भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी और रूसी। भारतीय संविधान में 15 लैंग्वेजेस को स्वीकृति दी गई है। विश्व के अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जर्मन, डेनिश, स्वीडिश, नॉर्स, आइसलैंडिक, इटालियन, पुर्तगाली, गैलिक, वेल्श, आयरिश, बल्गेरियन, पोलिश, चेक, हिंदी, फिनिश, पर्शियन, उर्दू, हिब्रू, अरेबियन, बर्बर, सोमाली, तिब्बतन, बर्मीज, सियामीज, टर्किश, उज़्बेक, स्वाहिली, जापानी, कोरियन, मंचू इत्यादि। अभी तक ज्ञात भाषाएं 3000 के लगभग हैं। विश्व की जनसंख्या से इनमें से 13 भाषाओं के माध्यम से बात की जा सकती है। इनमें चीनी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक (1 अरब 11 करोड़ हैं। चीनी भाषा के बाद क्रम से बोली जाने वाली अन्य प्रचलित भाषा हैं अंग्रेजी, हिंदी, रशियन, स्पेनिश, जापानी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, मलाई, बंगला, अरबी, पुर्तगाली। केवल भारत में ही कुल 181 भाषाएं एवं 544 प्रकार की बोलियां प्रचलित हैं। सीमित कार्य क्षेत्र में ही लोग काम करते हैं, इतने पर भी वे उसे संभाल नहीं पाते। काय कलेवर की छोटे से परिवार की जरा जरा सी समस्याओं का समाधान तो बन नहीं पड़ता और उतनी ही उलझनों में ही अधिकांश व्यक्ति उद्विग्न, विक्षिप्त जैसे बने रहते हैं। जिस दुनिया में युग सृजन विस्तार करना है, उसका आयतन फैलाव कम आश्चर्यजनक नहीं है। अपनी पृथ्वी का व्यास 12713 किलोमीटर एवं परिधि 40234 किलोमीटर है। धरातल का क्षेत्रफल 19 करोड़ 70 लाख किलोमीटर अथवा 5000 करोड़ हेक्टर एवं मोटाई 70.8 किलोमीटर, भार 50976 मल्टीप्लाइड बाय 10.21 मैट्रिक टन, आयु 40 करोड़ वर्ष। यों भूतल का 71% भाग पानी से भरा है और 29% भूमि ही थल कहलाती है। फिर भी इस भूभाग का बहुत कुछ अनगढ़पन दूर करना शेष है। इसका 10वां भाग ही कृषि योग्य है। शेष ऊबड़ खाबड़ को अभी निवास एवं उत्पादन के योग्य बनाने का काम करना शेष है। भारत में 20% व्यक्ति शहरों में और 80% गांवों में रहते हैं। उपजाऊ जमीन की कमी के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर जमीन पर 12 व्यक्तियों को गुजारा करना पड़ता है। इस क्षेत्र की अगणित भौतिक और असंख्य आत्मिक समस्याएं हैं। भूतल के निवासियों में से अधिकांश के पास अन्न, वस्त्र और निवास जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने जैसे साधन नहीं है, न शिक्षा का प्रबंध है, न चिकित्सा का। सुरक्षा और स्वावलंबन की दृष्टि से भी यह जन समुदाय अपने को अभावग्रस्त और अनिश्चित स्थिति से घिरा पाता है।
थोड़े से लोग ऐसे हैं जो वैभव के संचय और अपव्यय में लगे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका व्यवसाय ही ध्वंस, अनाचार, अपराध है। इन लोगों द्वारा उत्पन्न की गई विकृतियां और विपत्तियां भी कम कष्टकर नहीं है। अभावों की तरह उस अनाचार से भी त्रास का अनुपात बढ़ता है। युग निर्माण के लिए लोक चिंतन में उत्कृष्टता के तत्वों को बढ़ाना होगा और साधनों को स्वेच्छा पूर्वक सृजन प्रयोजनों में लगाने के लिए जन जन को सहमत करना होगा। सरकारें सुरक्षा व्यवस्था, अर्थ संतुलन एवं समाज कल्याण के थोड़े से प्रयोजन एक सीमित मात्रा में ही पूरा कर सकती हैं। स्वच्छ शासन न हो तो उतना भी न बन पड़ेगा। सर्वतोमुखी सृजन तो लोक शक्ति ही कर सकेगी। हर व्यक्ति न्यूनतम 1 घंटा समय और 1 घंटे का उत्पादन नव सृजन के लिए देने के लिए दबाव से नहीं, अंतः प्रेरणा से सहमत हो, तभी विनाश की रोकथाम और सृजन की संभावना का प्रयोजन पूरा हो सकता है। कार्य कैसे हो, आरंभ कौन करें, सृजेताओं और साधनों की आवश्यकता पूरी कैसे हो, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए एक दूसरे का मुंह तकने से काम नहीं चलेगा। जिनमें देवत्व की इतनी मात्रा विद्यमान हो कि सत्प्रयोजनों में अपना चिंतन ही नहीं, समय और साधनों को भी नियोजित कर सकें, वे संख्या और योग्यता की दृष्टि से हल्के होते हुए भी इस भारी उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर वहन कर सकते हैं। मनुष्य मूलतः असमर्थ नहीं है। ईश्वर का राजकुमार होने के नाते उसे जो जन्मजात क्षमताएं प्राप्त हैं, बात उनके सदुपयोग भर की है। वह बन पड़े तो वह सब कुछ सरलता पूर्वक हो सकता है जिसकी आज मांग और आवश्यकता है। युग निर्माण अभियान के परिजनों की संख्या भी कम नहीं है और उनकी विचारणा एवं विचारों की दिशा धारा भी सृजन प्रयोजनों की ओर ही प्रवाहित हो रही है। महाकाल के युग निमंत्रण को जिन्होंने अपनी अंतः चेतना में आत्मसात कर लिया हो, उन्हें लोक मंगल के लिए किया गया पुरुषार्थ और भी अधिक प्रिय लगता है। ऐसे देश परिवार में यदि थोड़े से लोग हों तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर 24 लाख के लगभग देव परिजनों का पुरुषार्थ तो आशाजनक ही नहीं, आश्चर्यजनक भी सिद्ध हो सकता है और वह परिणति प्रस्तुत कर सकता है जिसे चमत्कारी कहा जा सके। राष्ट्र संघ के मान्यता प्राप्त देशों में 31 ऐसे हैं जिनकी समूची आबादी युग निर्माण परिवार के परिजनों से कहीं कम है। इतने पर भी वे अपनी शासन व समाज व्यवस्था भली प्रकार चला लेते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि अपना देव परिवार अपने देश की, अपने विश्व साम्राज्य की समस्याओं के समाधान में समुचित योगदान न दे सकें। युग निर्माण परिवार के सदस्यों से कम संख्या वाले कुछ देश हैं। अल सल्वाडोर 23,24,000, अल्बानिया 16,07,000, आइसलैंड 1,76,000, आयरलैंड 2,10,000, एडोरा 65,000, ग्रीवलैंड 25,000, जॉर्डन 1,86,000, टोगो 1,60,000, निकारागुआ 15,50,000,
न्यूजीलैंड 23,25,000, पैराग्वे 16,40,000, मंगोलिया 10,25,000, माल्टा 3,24,000, मोनाको 22,500, लीबिया 15,60,000, लेबनान 21,51,000, साइप्रस 5,80,000। संख्या बल का भी अपना महत्व है, किंतु सबसे बड़ी बात है मनोबल और आदर्शवादी शौर्य साहस की। यही है वह पूंजी, शक्ति और योग्यता जिसके बल पर नवसृजन के अत्यंत विशाल और बहुमुखी कार्य के शुभारंभ का साहस जुटाया गया है। साहस, प्रेरणा और तत्परता प्रदान करने वाली अदृश्य शक्ति श्रेय और सफलता भी प्रदान करेगी। इस पर विश्वास करने का आधार भी है और औचित्य भी। पार्ट 31 समाप्त।